क्या बात है, चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। यूनिवर्सल केबल, हाँ सर, क्या है इसके अंदर? सर इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिजल्ट मतलब कुछ बेटर दिखा रहा है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना फ्लैट है। फ्लैट है एकदम। तो मार्जिन्स वगैरह अच्छे दिखा रहा है मार्जिन बढ़े हैं, जिसकी क्वार्टर ऑन वजह से क्वार्टर। आपका बॉटम लाइन बढ़ा है। यू आर हाँ जी 41 crore प्रॉफिट टू 49 crore प्रॉफिट। 580 का 580 फ्लैट है, 9% का 11% है, विच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। करता क्या है भाई? पावर केबल्स फ्रॉम 1.1 kV to 400 kV कैपेसिटर्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स। रिसीवेबल में काफी इसके पैसे मतलब अटके हुए हैं ऐसे लग रहा है। ओहो, मार्केट कैप देखो और मार्केट के सामने जरा इसकी इन्वेस्टमेंट्स देखो। 21 इन्वेस्टमेंट्स मेन है सर, इन्वेस्टमेंट्स ही सबसे ज्यादा है इसकी। 2100 crore market cap, 1600 crores investment as of March 2024, and trade receivable 1000 crores. क्या बात, वैल्यूएशन कभी भी नहीं किया है। कैश फ्लो भी अच्छा था 2023 में। कैश फ्लो इतना अच्छा क्यों हो गया भाई? 143 crores। क्या बेचा है? नहीं, रिसीवेबल्स में से पैसा आया है, वर्किंग कैपिटल तो आया है इसमें भाई साहब। सर इसमें नेगेटिव 195 जो नीचे आ रहा है रिसीवेबल, इसको कैसे मतलब रीड करेंगे? एक सेकंड, एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स नहीं भर रहा। हाँ, नेगेटिव 195 क्या बोलो सर? हाँ, इसमें ये रिसीवेबल 105 तो पहले प्लस दिखा रहा है 23 In में। these two lines, whenever your amount is in negative, that means you have yet to receive that amount. So सो negative 196, negative 195 means you have yet to receive that amount. So cash has मतलब not, इसने माल माल बेच cash दिया ऑलरेडी। माल भेज दिया और पैसा नहीं आया। ओके ओके ओके। Then in this line, if it is negative in the payables line, that means you have already paid. ओके अगर ये दो लाइन में आपका पॉजिटिव है तो आपका इन्वेंट्री छुट्टा हुआ है या रिसीवेबल से पैसा आ गया है। But if the payable line that is positive, that means you are yet to pay. So this is how working capital works. इसके टैक्सेस तो नहीं है मतलब जो अब इसके जो रॉ पीडीएफ खोलेंगे ना तो सर उसमें टैक्सेस में देखो 2024 में कितना टैक्स पे किए? 25%। 25%। काका जी एक कॉफी लेना मिल की। ठीक है, ठीक है, कितना टैक्स पे किया है? 25%। अमाउंट 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 144 अमाउंट बात करो मैं सर, अमाउंट 144 का 24%। तो मोटा 36 करोड़ रुपए। 36 करोड़। ठीक है, और यहाँ कितना टैक्स है कैश फ्लो में? -11। वो तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि पैसा बाहर गया। 11। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल बढ़िया, नमस्ते। हाँ है ना, आप क्या रेट बोल रहे हो? अरे यार मैं बोलूंगा फिर आप बोलोगे बहुत ज्यादा है, तो मैं इससे अच्छा बोलता ही नहीं। नहीं रिक्वेस्ट तो आप बताओ ना क्या रेट देना, मैं करूंगा मेरे को पोसाएगा तो। माल पहले 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 माल देखो, पहले माल देखो लो। मैं फैक्ट्री में आ जाओ, चाय पिएंगे 22। हाँ फिर हाँ हाँ। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, यहाँ 11 करोड़ सर पे किया है। या 2023 में कितना टैक्स पे किया है? 20 करोड़, मतलब सॉरी नॉट 20 करोड़, सॉरी सर, एक बार प्लीज खोलिए। 33 करोड़। एक्चुअल कैश फ्लो में टैक्स कितना है? 20 करोड़। ऐसा क्यों? टैक्स क्यों नहीं पे कर रहा भाई? बुक्स में कुछ और दिखा रहा है और इनकम टैक्स को कुछ और पे कर रहा है। सर इसके पीडीएफ में देखेंगे तो डिफर्ड टैक्स पेमेंट भी बाकी है, वो भी दिखा रहा है।
डिफर्ड टैक्स पेमेंट में से डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं। क्रेडिट है सर ये तो। वही इसको मिलना है, ये तो वही दिखा रहा है कि मेरे को मिलना है। लास्ट ईयर पे करना था 36 लाख का मिल गया ना। हाँ, करंट लास्ट ईयर पेमेंट था। current tax is he says is 8.36 so now his tax is 8 crores over here as per this quarter and 34 करोड़ का मेरा पीबीटी है, 8 करोड़ लेस करके 26 करोड़ का मेरा पैट हो गया। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कितना बढ़ गया है एक ही क्वार्टर में, साल का पूरा फ्लैट है, एक क्वार्टर में पूरा बढ़ा दी। नहीं सर ऐसा नहीं है ना, Q4 में से इसका स्ट्रॉन्ग जा रहा है, देखो ना। हाँ, इसका जो भी Q4 नंबर आएगा ना वो में से स्ट्रॉन्ग होगा। सी दिस Q4 नंबर इज स्ट्रॉन्ग, सी दिस Q4 नंबर इज स्ट्रॉन्ग, सी दिस Q4 नंबर इज स्ट्रॉन्ग। पूरे साल में वो नीचे हो जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्लिकलिटी ओवर हियर। यहाँ पर थोड़ा ठीक है, 2022 इसका अच्छा था, हमेशा इसका Q4 स्ट्रॉन्ग जा रहा है। ठीक, 594 करोड़, इसके पहले देखो क्या था। सर इसमें ऐसे भी हो सकता है कि Q4 में एडजस्ट करता होगा मार्च आ रहा है तो। सर उसके लिए आपको इसका रेवेन्यू पॉलिसी देखना पड़ेगा। सर मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपके यहाँ से जब कोई कोटा स्टोन का गाड़ी निकलता है तो आप उसका बिल बना देते हैं। करेक्ट। बिल बन गया मतलब वो सेल्स में जनरेट हो गया। अभी जो कंपनीज फिगर जो अपने दिखाती है, ये सब कंपनी अलग अलग बातें करती है, तो बेसिकली सर सेल्स का मतलब तो ये हुआ ना कि अगर आपने बिल जनरेट कर दिया मतलब सेल्स हो गया। नहीं सर, पहले मैं आके क्वेश्चन का आंसर दूं फिर मैं जाके वो सेल्स देखूं। नहीं सर, जैसा वॉट एवर इज मोर कन्वीनियंट। सेल्स में सर क्या होता है कि कभी कभार कंपनियां क्या करती हैं, उनके बहुत सारे वेयर हाउसेज गोडाउन होते हैं जी। तो कंपनी एक गोडाउन से जब दूसरे गोडाउन पे अपने वेयर हाउस पे माल बेचती है तो बिल बना के बेचती है, बोला सेल्स हो गया। अच्छा। अब मानो मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेज रहा हूँ, वन लोकेशन दिल्ली में एक लोकेशन बॉम्बे में है, तो मेरा वेयर हाउस मुझे दिल्ली से बॉम्बे माल भेजना है, बॉम्बे के बाहर बाहर मैंने एक वेयर हाउस बना रखा है, जी। तो मैंने दिल्ली से माल शिप कर दिया और बॉम्बे में जाके वेयर हाउस में स्टैक कर दिया कि जब मेरे एज एंड व्हेन माय कस्टमर विल रिक्वायर आई विल गिव इट टू देम, और मैंने बिल रेज कर दिया, so they'll recognize that sales. Then what they do is when they जो जितने भी ये शोरूम्स होते हैं जिसमें ये एजेंसीज फ्रेंचाइजीज बिजनेसेस होते हैं, so they keep shipping their dead stock from one outlet to another outlet to third outlet to fourth outlet to and keep showing sales. फिर वो क्या करते हैं, कभी कभार आपको सेल्स रिटर्न भी दिखा देते हैं 3 महीने बाद। तो क्वार्टर एंड होने के बाद वो सेल्स रिटर्न दिखाएगा, अगले क्वार्टर जब तक आएगा जब तक तो स्टॉक की हालत खराब हो जाएगी। So there are few audit matters in this company. It is too good to be true. So these are the audit matters. Revenue is a key audit matter. पढ़ो जरा क्या सर कहते हैं। सर ऐसे भी होता है, मैं आपको बताऊं कितनी बार ये पहले क्या करते थे, जो जैसे टेक्सटाइल का ट्रक फैक्ट्री में बेल बना के ट्रक बना देते थे, 31 मार्च या 29 मार्च को सेल दिखाते, लॉरी बाहर ट्रक बाहर जाके खड़ी हो जाती गेट के, और फिर 5 अप्रैल को अंदर ले लेते थे कि हमको माल रिटर्न आ गया, सेल दिखाने के लिए करते थे। होता है ना सर, होता है पता नहीं क्यों। फाइनेंशियल सेलिंग वो जो फ्रॉड एनालिसिस का ग्रुप है ना उसमें सब लिखा हुआ है सर। हाँ जी सर। See, the management requires various accounting estimates, judgments of the purpose of revenue recognition over time, identification of performance obligations, माल मैंने दिया वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, खराब क्वालिटी तो नहीं है, determination of transaction price, of the stage of completion, of the timing of revenue recognition, ये आगे ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जहाँ भी ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आएगा वहाँ कहने का लोचा आएगा ही आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव हो जाता है सर फिर बात। हाँ सब्जेक्टिव है, करेक्ट। The company periodically reviews the estimates involved and any cumulative effect of such changes are recognized in the period in which changes are determined. तो उसके एस्टिमेट पे चल रहा है, तो वी आर एट हिज मर्सी। होता क्या है ना, हम लोग क्या देखते हैं, अरे मार्केट कैप इतना सही है, मार्केट कैप इतना है और नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है, थोड़ा बहुत फ्लोट भी देखना सीख लिया, और बैलेंस शीट में जाके देखता हूँ अरे बैलेंस शीट में तो बहुत सारे एसेट्स पड़े हैं तो सस्ता है ले लो। क्यों सस्ता है? दूसरी बात, ये इसकी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं,
नो दिस इज द बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल एसेट्स हैं 31,587, ये शायद लैक्स में। तो 315 करोड़ के तो आपके ये एसेट्स हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स हैं विच आर दीज आर करंट एसेट्स इज 889 करोड़। तो नंबर 6 और नंबर 11, व्हाट इज नंबर 6? देखो जी क्या है नंबर 6 में। विद्या, मतलब कभी नाम नहीं सुना, क्या चीज है ये? विंध्या बिरला, टेलीलेंस सर। मैंने कभी नाम नहीं सुना सर। कोटेड है, जो लिस्टेड है, मतलब ये सॉरी नॉट लिस्टेड है, कोटेड एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। देन अनकोटेड है बिरला फाइबर ऑप्टिक्स, तो इनकी मर्जी के वैल्यूएशंस हैं यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट कैरिड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज बिरला कॉर्पोरेशन, बिरला केबल, बिरला फाइनेंशियल, बड़ौदा एजेंट्स, यूनिवर्सल टेली, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक्स। तो बेसिकली इसका जो वैल्यू है 196 करोड़ इज बेसिकली बड़ौदा एजेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ हुआ क्या है, ये देखो, ही सेज he has accounted this to other comprehensive, राइट। अब आप जाके इसका ये देखो, बैलेंस शीट में आओ, पहले पीएनएल में आओ समझने के लिए। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर फेयर वैल्यू गेन्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने एलकेपी में देखा था, जो वो रेवेन्यू में दिखा रहा था, यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, ये पैट के नीचे दिखा रहा है। तो बेसिकली पैट में आके हमारी कहानी खत्म हो जाती है, बिकॉज स्क्रीनर में हमारे को पैट से ऊपर डेटा नहीं मिलता। लास्ट ईयर इट वाज 53 करोड़, दिस ईयर इट इज 98 करोड़, तो मोटा मोटा 45 करोड़ का इसको इनकम आ गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विल गो एंड गेट एडजस्टेड टू हिज बैलेंस शीट। हाउ? लुक एट दिस रिजर्व्स, नोट नंबर 17। नोट नंबर 17 में मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो मेरे पास इनकम है, जो विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू द पीएनएल अकाउंट, विल गेट एडेड टू माय रिजर्व्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, इतने शेयर थे, इतने इशू हो गए, ये सब चीजें आ गई। ये इसका अदर इक्विटी है। यहाँ देखो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव मिल रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अच्छी बात है, आपके पास फेयर शेयर के प्राइस बढ़ने से इनकम है और आप उसको बोल रहे हो, तो उस पर टैक्स तो दे दो। So what is the profit he has added? He has added this profit, opening balance profit। ये इसने छोटा सा एक एडजस्टमेंट किया है यहाँ पर, और ये आ गया इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव अंदर चेंजेस इन फेयर वैल्यू। तो मोटा मोटा 45 करोड़ से इसका वो है इक्विटी ब्लोट हो गया। अब जब ये इक्विटी ब्लोट हो गया, राइट, तो धीरे 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 ये इक्विटी के अंदर ये धीरे 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 ये ब्लोट होता चला जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। इतना इसके पास इन्वेस्टमेंट्स है, इतनी अच्छी कंपनी, साला डिविडेंड ही नहीं देता, कुछ डिविडेंड नहीं। रैंडमली 2020 में तो चलो कोविड आ गया था, 2019 में मेरा प्रॉफिट कितना था, 136 करोड़, राइट, एज पर द डेटा विच ही हैज रिपोर्टेड। 5% इज माय प्रॉफिट, तो 95% मेरे को पैसा मेरे इक्विटी में जाना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ रिटर्न। तो 136 का 95% इज अराउंड 129 करोड़। तो 2018 का अगर मैं जोड़ता हूँ 129 करोड़, तो मेरा आंसर आना चाहिए 929। यहाँ आंसर जा रहा है 964, कोई 40-45 करोड़ का डिफरेंस है। तो विच इज ऑन द पार्ट ऑफ द फेयर वैल्यू गेन्स ऑफ द stocks or the securities or the mutual funds investments, correct? Now if my liability side, one liability has gone up by 45 crores, तो इसमें दो चीजें हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें जो मैंने 45 करोड़ से इन्फ्लेट कर रखी है, तो मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ है जो मैंने 45 करोड़ से डिफ्लेट कर रखा है। डिफ्लेट तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। बोरिंग बढ़ गई, अदर लायबिलिटीज बढ़ गई, तो यहाँ पर कुछ तो मैंने इंक्रीज किया है 45 करोड़ से, अभी तो मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी। हाँ जी, अभी तो मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो दैट इज बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट्स। तो वही छुपा सकता है, और कोई क्या पे तो छुपा ही नहीं सकता है। छुपाने के तरीके बहुत हैं सर, छुपाने के तरीके बहुत हैं, छुपाने के तरीके बहुत हैं। अब होगा क्या, जब मैं अपनी आरओई कैलकुलेट करूंगा, तो मैं करूंगा जी 964 प्लस 35 which gives me an answer of 999,
और मेरा प्रॉफिट है 136, तो मैं करूंगा 136 डिवाइड बाय 999, वाओ 13.6% आरओई। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली इसमें से 45 लेस होना चाहिए, 999 माइनस 45, तो इसका 954 आना चाहिए बुक वैल्यू। तो एक्चुअली हिज आरओई शुड बी अराउंड 14.2%, पर वो 13.6 आ रहा है, बिकॉज ही इज अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यू गेन्स, व्हिच इज बैड। नाउ ही हैज टू डू इट बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट नॉर्म, इन आईएएस के अंदर एक गवर्नमेंट नॉर्म है। नाउ व्हाट यू द एनालिस्ट शुड डू, व्हाट यू द एनालिस्ट शुड डू, आपको इन सबको नॉर्मलाइज इट, करेक्ट। सर 1 सेकंड सर, अगर ये 14% आरओई दिखाता है तो दैट इज बेटर ना? हाँ, इसकी आरओई नीचे जाएगी ना, बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू गेन्स, बिकॉज आपका बुक वैल्यू बढ़ जाएगा ना। नाउ सी सर, कितना मेरा बुक वैल्यू बढ़ गया है 164 करोड़ से, 164 करोड़ से मेरा बुक वैल्यू बढ़ गया है। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, मेरा एसेट तो 30-35 करोड़ ही बढ़ा है, बाकी का मेजरली जो मेरा ये बड़ा है दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटीज आल्सो, सो माय लायबिलिटीज हैव गॉन अप बाय 10-11 करोड़। तो मोटा मोटा ये ऑफ रिजर्व्स इज दिस। तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई इज ही टेकिंग ऑन सो मच ऑफ सिक्योरिटीज, कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या? अभी बोरोइंग्स भी देखो ना 771 तक आ गई है और खाली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही है, बाकी पैसा धंधे में अटका हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रही है ना, ये सिर्फ शेयर की फेयर वैल्यू की वजह से बढ़ रही है। जिस दिन मार्केट गिरा या बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई या कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नीचे जाएंगी और यहाँ पर आ जाएंगे राइट ऑफ्स, और आपको इक्विटी नीचे जाती शुरू हो जाएगी। सो दीज नंबर्स आर बेसिकली ब्लोटेड। These numbers are bloated. So once you account for these bloated numbers, you have to normalize, sir. इतना strong profitability है, dividend क्यों नहीं है? कुछ भी dividend नहीं है। इतना strong profitability है, sales growth क्या है? What is sales growth? 7%. इतना strong profitability है, 5 साल में profit growth क्या है? चलो 3 साल profit growth क्या है? सिर्फ 17%। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इसका ये नंबर्स ऐड करो, चलो एक्सेल में ही कर लेते हैं, क्यों आपको मैं टाइम खराब करूं। What is his total profitability? 748 करोड़। 2017 से डेटा है हमारे पास, यहाँ से 70 करोड़ से लेके हमने 108 करोड़ को ऐड किया, 748। What is the cash he has got? 260 करोड़। पैसा ही नहीं है, धंधे में पैसा नहीं है। वो तो इसके डिविडेंड पे आउट से देख के समझ आ रहा है कि धंधे में पैसा नहीं है। तो ये जो भी काम कर रहा है, जितनी भी आपको ये हजारों करोड़ों की सेल दिखा रहा है, पैसा नहीं है। So out of 750 करोड़, only 250 करोड़, हर 1 रुपए की सेल पे उसको सिर्फ 30 पैसे मिलते हैं। हर 1 रुपए की सेल पे उसको सिर्फ 30 पैसे मिलते हैं, बाकी के इसके पास आते ही नहीं है। Now look at the trend of my trade receivables. Go to the common size. Look at the trend of the trade receivables. 28% मेरी सेल्स गिरती है, 21% मेरा रिसीवेबल बढ़ता है। 44% मेरी सेल्स बढ़ती है, 65% मेरा रिसीवेबल बढ़ता है। 11% मेरी सेल बढ़ती है, 32% मेरा रिसीवेबल बढ़ता है। आउट ऑफ लास्ट 4-5 years, receivables are actually growing faster than sales. Receivables are actually growing faster than sales. तो ये जो सेल कर रहा है, ये सेल रियलाइज क्यों नहीं हो रही कैश में? सर ढकेला हुआ है माल जबरदस्ती, या फिर मतलब इंटर ट्रांसफर इस नहीं, तरह खाली सेल दिखा रहा होगा, खाली एक्चुअल सेल नहीं होती होगी, ऐसे भी हो सकता है। ये जो आपने बोला ना आप दोनों ने, ये से एक अंदाजा है। ऑडिटर क्या रहा है, वो तो क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एसोसिएट कंपनी में, वो ऑडिटर तो पॉइंट आउट कर रहा है, उसका काम है। बट कैन वी गो एंड लुक एट द नोट्स टू अकाउंट्स एंड सी हाउ इज ही रिकॉर्डिंग सेल्स एंड हाउ इज ही रिकॉर्डिंग दिस प्रॉफिटेबिलिटी? तो ये रहा आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसको पढ़ो ना तो समझ आएगा कि सेल कैसे ये पकड़ रहा है। Company has
has an enforceable right to payment for performance completed to date. सर इसका क्या मतलब हुआ जो लास्ट थर्ड पॉइंट है, द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज परफॉर्मेंस एज द कंपनी परफॉर्म्स। उसको जब माल बना के देगा वो कंज्यूम करेगा ना, तभी तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का पॉलिसी तो seems to be good because see what he says for performance obligation where one of the above conditions are not met, revenue is not revenue is recognized only after it is met. Okay. This is where the outcome can be estimated reliably is recognized under the percentage of completion method by reference of stage of completion method of the contract activity. वो अज्यूम कर रहा है कि मैंने जो काम किया अच्छा ही किया होगा, मेरे कस्टमर मेरे काम को एक्सेप्ट करेगा, तो जितना मैंने खर्चा कर दिया परसेंटेज वाइज इन द टोटल ऑर्डर, दैट इज द परसेंटेज आई विल रिकॉग्नाइज माय रेवेन्यू टू द टोटल एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस हिसाब से तो इसका वर्किंग कैपिटल में ही पैसा सब लगा होगा, कुछ भी कॉस्ट ओवररन नहीं होता, कॉस्ट ओवररन नहीं होता है क्या, टाइम डिले नहीं होता है क्या? वो भी होगा ना सर, वो भी होगा करेक्ट। लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Where ये रहा, where it is probable that the contract expenses will exceed total revenue from the contract, the expected loss is recognized immediately as an expense in the statement of P&L। ठीक है, मेरा खर्चा मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से बढ़ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी होती है, तो साल दर साल खर्चा तो बढ़ते ही जाता है, लेबर का, कंस्ट्रक्शन का, हर एक्टिविटी का। ऑर्डर तो फिक्स हो जाता है। नाउ ही सेज ही इज रिकॉग्नाइजिंग दैट लॉस इन द P&L, जहां पे मेरा खर्चा बढ़ गया। आपको P&L में आज तक कोई भी लॉस की एंट्री दिखी है इसकी? दिस इज द P&L, इंटैंजिबल एसेट्स, ये कहाँ गया P&L, कैश फ्लो, ये आ गया जी P&L। Then why is he not giving his cost of raw material का bifurcation? कोई नोट ही नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक का बाइफर्केशन कोई नोट ही नहीं है। व्हाट इज हिज रॉ मटेरियल, कुछ पता ही नहीं है। व्हाट इज हिज रॉ मटेरियल, नोट नंबर 29 के बाद, नोट नंबर 20 ऐसे बाइफर्केशन। हाँ सर क्या बोल रहे हो? नोट नंबर 29 के बाद मेरे को कोई दूसरा नोट ही नहीं दिखना जिसके अंदर ये डिटेल है। इलेक्ट्रिकल एंड अदर केबल्स, कैपेसिटर्स, वायर्स एंड, ये तो इसका रेवेन्यू हो गया। एसोसिएट ट्रेडेड गुड्स हो गया, सेल ऑफ सर्विसेज हो गया, स्क्रैप मटेरियल हो गया, अदर इनकम हो गया। इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, सो वेयर इज द रॉ मटेरियल का बाइफर्केशन, कितना रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, क्या रेट में खरीदा मैंने, कोई डिटेल ही नहीं है। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं लॉस भी लेता हूँ कि अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो गया। कहाँ लिया लॉस? ये मतलब वही हो गया ना, जैसे सिर्फ पेपर पे मतलब खाली अकाउंट दिखाने, कोई कंप्लीट डिटेल कुछ है ही नहीं किसकी भी। तो फिर क्यों जाना ऐसे पंगे में जहाँ डिटेल ही ना हो। सी आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा वो पेसिमिस्टिक हो गया हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग एंड सेइंग नो टू ऑलमोस्ट एवरी कंपनी यू गाइस आर गेटिंग अप, ऐसा लगना लगेगा आपको? नहीं सर, अपन ने तो डिस्कशन किया था सर इसमें होगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि क्या हम कहाँ गलती कर रहे हैं।
सर और अब लाइक यू ऑलवेज से कि इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिगेटर्स, तो इन्वेस्टिगेटर्स को तो पेसिमिस्ट होना ही पड़ेगा ना, ऑप्टिमिस्ट होके तो सब काम ले लो सर। तो ऑप्टिमिज्म मोमेंटम में करो ना, तो मोमेंटम खेलना हो। But sir, is it normal for companies to give where he's not giving? I'm just playing a devil's advocate. मैंने क्योंकि I don't think anywhere they must be saying ये हमारा raw material है, ये मैंने ऐसे companies देती हैं. Is it normal to give? I'm just asking. Yes, it is, they should give sir. जितना कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन देंगे टू द शेयर होल्डर्स, उतना शेयर होल्डर उसको अच्छे से स्टडी कर पाएगा, समझ पाएगा ना। सो दे शुड गिव। अभी इसके पास रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, वायर्स एंड केबल्स के अंदर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी कोई कंपनी जो वायर एंड केबल में काम करती है उसको उठा के देख लो, वहां से पता चल जाएगा। सो ही इज बोरोइंग, हिज इक्विटी इज लिटरली ब्लोट, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ब्लोटेड है, एंड हिज ट्रेड रिसीवर्स आर नॉट रियलाइजिंग। तो ये बेच किसको रहा है? अगर ये बेच रहा है तो उसको पैसा तो आना चाहिए ना। सो जिस सेगमेंट में कम्पीट कर रहा है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट, हाँ कंपटीशन ज्यादा है, जिनको माल बेचा है उनको उधारी भी देनी पड़ेगी, वो ठीक है, बट एटलीस्ट कुछ तो आइडिया लगे कि वेयर इज हिज ट्रेड रिसीवेबल्स गोइंग, व्हिच इज नोट नंबर 11। सो लेट्स सी नोट नंबर 11। Not due. So out of the total trade receivables, 75 crore is not due. Less than 6 months ठीक है। 6 महीने से 1 साल में 42 करोड़, 1 साल से 2 साल में 18 करोड़, 2 साल से 3 साल में 22 करोड़, more than 3 साल में 14 करोड़। So all these are stuck. 8 करोड़ तो लगभग जीरो ही होगा। Now the thing is ये बेस किसको रहा है? तो कहीं आपस में तो खेल नहीं खेल रहा है। एक होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की भी डिटेल कंपनी वाले को देनी पड़ती है। यहाँ पर कहाँ है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? जॉइंट वेंचर भी है इसके पास। Can anybody find the related party transactions? सर स्क्रीनर में भी देता है वो, तो मैं खोलता हूँ सर इसमें। स्क्रीनर में तो आजकल देने लगा है ना, नया आ गया वो तो। रॉ मटेरियल, यहाँ पर कोई मेजर अमाउंट तो मुझे दिख नहीं रहा। सर को ऐसा बहुत मेजर नहीं दिख रहा है इस पर स्क्रीनर। ₹22 करोड़ की गारंटी दे रखी है, किसको दे रखी है? 23 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है कहीं और, तो क्या एनुअल रिपोर्ट में भी होना चाहिए सर। सर ये BFFOPL कोई जॉइंट वेंचर है इनका, हाँ में दिया हुआ है 23 करोड़। चेयरमैन की सैलरी बड़ी 1000% से बढ़ गई है। Unsecured loan to LAL 35 lakh, sorry 35 crore। लिमिटेड पार्टी के लिए कंट्रोल एफ कर लो ना, उससे सर। अरे सर मेरा पुराना लैपटॉप है ना सर, नया लेना है ना। कंट्रोल एफ नहीं है ना, कंट्रोल एफ किया ना सर मैंने। अभी आप मेरे को गिफ्ट कर दो ना नया लैपटॉप सर, तो मैं कंट्रोल एफ पे लगा लूंगा। पैसा कमाऊंगा तो गिफ्ट क्या आपको? अरे सर पैसे की प्रॉब्लम नहीं, पैसे मेरे से ले लेना, गिफ्ट आप मुझे कर दो, पैसे मैं दे दूंगा।
ये खर्चा बात करने बढ़िया में है। खर्चा करने में मैं कंजूसी करता हूँ ना मैं। बात बढ़िया। उनको गुरु है दक्षिणा तो देनी चाहिए, वही तो अभी विदाउट ही चल रहे हैं हम लोग सब। वो कोई दिक्कत नहीं है सर। वो आ रहा है ना सर, केक आ रहा है ना अपना, क्या दिक्कत है? सर वो गुरु दक्षिणा जो कोई अच्छा सा याद रखने वाला पैसा कमाते हैं तो करेंगे। सर वो केक आ रहा है ना, सब मिलके केक खाएंगे ना सर, क्या दिक्कत है? मैम है कॉल में कि नहीं है मुझे पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा अभी। अभी केक की बात आई ना सर, उसके जस्ट पहले शायद मैम ने ज्वाइन किया। अरे बाप रे, क्या टेलीपैथी है सर। 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, कौन सी कंपनी डिस्कस हो रही है? यूनिवर्सल केबल्स। ओके। सर रिलेटेड पार्टी कहाँ है इसमें? तो पूरा एनुअल रिपोर्ट पूरा देख लिया। सर नहीं है, नहीं दिख रहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऐसे है क्या? इसकी कोई रिलेटेड पार्टी ही नहीं है क्या? हाँ, सारा टर्नओवर तो स्टैंड अलोन के अंदर ही रखा हुआ है इसमें। सर ये है मोटा मोटा जो भी अपनी बात करी। एक बड़ी मजेदार चीज देखिए इसमें। क्या सर? दिस इज माय स्टैंड अलोन बैलेंस P&L 2021 crores, 54 crore PAT, 24 crore other income. This is my consolidated 2021 crore PAT, oh sorry sales 108 crore PAT, 50 crore से बढ़ गया, 98 crore other income. तो जो मेरी सब्सिडी है उससे सिर्फ मेरे को अदर इनकम ही आ रही है, मतलब विच इज अदर नॉर्मल इनकम. तो व्हाई देयर इज सच अ डिफरेंस इन द अदर इनकम? सर एक पेज नंबर 11 में भी आप देखेंगे ना इसका, तो रिसीवेबल में ही काफी फर्क आ रहा। हाँ मतलब जो सब्सिडी है उसका टर्नओवर कुछ भी नहीं है, वहां से सिर्फ मुझे अदर इनकम आ रही है. तो इफ आई सी दिस इज माय स्टैंड अलोन, पेज नंबर 11 बोला ना आपने, पेज नंबर 11 में तो कुछ भी नहीं आया. ऊपर 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 ऊपर, हाँ इसमें ये यहाँ पे ये पेज है सर, नीचे 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 सर, पेज नंबर 12. हाँ 12 सर, ये देखिए ये 3707 क्वार्टर एंडेड 23 में, और फिर यहाँ से सीधा मतलब इंक्रीज हो गया 1824 और पूरा जाके नीचे इसको इफेक्ट होता है. बेसिकली सर इसमें भी देखिए इन्वेस्टमेंट्स ही दिखा रहा है. सर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड. दिस इज ये सब आल्सो द शेयर्स में इन्वेस्ट करके बेटा. this is also the fair value change in the equity method, and then the financial assets वो भी सब share fair value change. पता नहीं सर, मैं तो थोड़ा सा मेरे को तो कमी डाउटफुल ही दिख रही है. और दिख रहा है क्या, बोरिंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, सेल सब वैसे ही चल रही है लगभग, फिर अदर इनकम दिखा रहा है कहीं से. BTL has informed ex-directors of these subsidiaries are having unauthorized and illegal possessions of the books of account, statutory and other records, and consequently it has not received valid duly approved
फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट्स फॉर दी सब्सिडीज। बोलो, वो लफड़ा ही होगा ना। वो किताबें लेके भाग गया तो मैं ऑडिट क्या करूं सब्सिडरी की। ग्रेट। सब्सिडरी का कोई डेटा ही नहीं इनके पास। So sir, why waste time? There are many red flags. Why waste time on this company? Yes, sir. अभी JTL और अब आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही दोनों को साथ साथ बढ़ रहा था। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को आवाज नहीं आ रही सर। बोलो सर, मैं आपकी आवाज ओके सर। थोड़ी बढ़ाई है। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। He may be हाँ in a अब congested area. He may अब be in a क्लियर है। congested area. हेलो। Yeah, हाँ सर, now we can see. सर नाउ यू आर क्लियर। ओके सर। सर मैं कह रहा था JTL और APL अपोलो दोनों का कॉन कॉल पड़ रहा था एक साथ, तो दोनों के थॉट्स कितने, दोनों प्रमोटर के थॉट कितने मिलते हैं? सर मैंने दोनों कॉल्स वो स्निपेट्स ग्रुप में डाली हुई है एनोनेट करके। हाँ, वो जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था आपकी याद आ रही थी। मतलब वो इतना केपेक्स करेगा, 10 मिलियन कैपेसिटी ले जाएगा, टेक ओवर हो सकता है, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल। सी व्हाट आई सी सर, JTL जो प्रमोटर कह रहा है ना, APL वाले ये 5 साल 7 साल पहले इस लैंग्वेज की बातें करते थे। So now he wants to expand his capacities and he wants to go in value added and वो DFT भी लेके आ रहा है। तो 2016-17 में संजय जी भी DFT टेक्नोलॉजी लेके आए और वहां से इस फॉर्च्यून्स ऑफ द बिजनेस turned around। 2017 में मार्केट कैप वाज आई थिंक 4,000 crores or something. Today it is around 45,000 crores. It has gone up by 10x in a matter of 5-7 years। तो JTL वाला भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। ठीक है, is a smaller size company what APL was in 2017। तो वो इतना जल्दी स्केल अप करेगा नहीं करेगा वो तो टाइम बताएगा। बट व्हाट APL कॉन कॉल विल टेल यू इज 2-3 फ्यू की पॉइंट्स ये हैं कि एक तो सिक्लिकलिटी की होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मार्जिन मेंटेन करके रखे। बेसिकली इनको प्रॉब्लम सर क्या आ सर रहा है? सर सर हाँ बोलो सर सर। वो दो तीन पॉइंट बताने के पहले हम लोगों से पूछिए क्या क्या है, इफ वी हैव रेड दैट। आप बता दो। एक तो कि वो जो प्राइस वॉलेटिलिटी रहा था पिछले साल और पिछले 2 साल से है, उसको उन लोगों ने काफी अच्छी तरह से हैंडल किया है। दूसरा जो मुझे लगता है कि दे हैव ट्राई टू कैप्चर बिगर मार्केट शेयर बाय कटिंग डाउन ऑन द EBITDA, जो कि मेरे ख्याल से 200 या 250 रुपए पर टन उन्होंने कम करके मार्केट शेयर ग्रैब करी है। और ये दो चीज मुझे लगा, एंड दे आर पॉइज्ड फॉर वेरी गुड ग्रोथ इन नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा कमिंग था। ईयर। ये 2-3 पॉइंट मुझे लगे। संजय गुप्ता जी बोलते हैं कि 100 200 300 रुपए EBITDA आगे पीछे चले जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हाँ माल जी सर। बेचना है। बेसिकली वो एक की पॉइंट वो हाईलाइट ये कर रहे हैं, इंडिया में प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील में 15,000 का पहले फर्क चलता था। आज के तारीख में वो फर्क 7,000 का रह गया। NMDC का प्लांट और जिंदल का और टाटा के जो नए स्टील प्लांट्स आ गए जिससे HR कोल की आउटपुट बढ़ेगा, उसकी वजह से ये जो प्राइस डिफरेंस 7-8 thousand का विल कम डाउन टू 3-4 thousand, विच इज 3-4,000। 3 रुपए किलो। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में इतना ही डिफरेंस आ जाए, इतना ऐसा ही डिफरेंस रह जाएगा तो दे आर गोइंग हेवी ऑन टू देयर मार्केटिंग मेथड्स एंड दे वांट टू किल द सेकेंडरी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, केवल एक प्राइमरी स्टील होता है। इंडिया में ही प्राइमरी और सेकेंडरी है। सेकेंडरी के अंदर पतरा मिक्स होता है, प्राइमरी जो प्योर HR कोयल से बनता है। So what they want to do is they want to kill the primary market and they want to go ahead with the sorry they want to kill the secondary market, जहां पर आप पतरा मिक्स कर, जहां पर आप जो भी बेबी HR ऑयल बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो सब कंपनी जो ये सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर मिक्सचर बना के कुछ SKUs ला रहे हैं, उसको ये APL वाले दबाने में मारने में लगे पड़े हैं। तो ये इनका एक चीज है एंड दे से कि अगर ये धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएगा तो यू विल बी बाउंड टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड द मेन विजन
and the main vision what he wants to do is his EBITDA margins are at the moment less per ton versus JTL. JTL is having 7,000-8,000 rupees in value added और blended उनका around 6,500-7,000 में आता है. इनका blended 5,000, 5,500, 5,000 के आसपास है. So what he wants to do is he wants to make a company which is 10 million tons and 10,000 rupees EBITDA margin. तो बेसिकली संजय जी से 200-300 इधर उधर मुझे फर्क नहीं पड़ता. मेरा विजन है 10 million ton capacity with 10,000 EBITDA margin. Why he says this? Because today in India the consumption of steel is around 130 million metric ton, which is expected 300 to 300. When it goes to 300, today's market size is 10 million tons in India, where APL is commanding around about 42 That will turn to 30 million. And that will go to 30 million. So 30 million का था सर. हाँ 30 million का. That will go to 30 million on a 300 million ton steel capacity. तो अगर ये 30 मिलियन हो जाता है तो इनको 50% मार्केट शेयर करने के लिए जो ये आज की तारीख में मोटा मोटा होल्ड कर रहे हैं 45-47%, ही विल हैव टू गो टू अ कैपेसिटी ऑफ 14-15 मिलियन मेट्रिक टन. इसके लिए इनको कम से कम 5 से 7 साल लगे, बिकॉज दिस गाय इज वेरी अग्रेसिव. और इनका जो कैपेक्स करने का काम है, ही सेज ही हैज डन हिज बिगेस्ट कैपेक्स ऑफ हिज लाइफ. 2500 करोड़ इनको लगेगा 5 मिलियन का फ्रेश कैपेक्स करने के लिए. अभी ये जो शायद 1200 या 1300 करोड़ का जो ये कैपेक्स कर रहे हैं, जिसमें रायपुर का प्लांट आ गया, दुबई का प्लांट आ गया. इस फर्स्ट एम इज टू हैव 1000 करोड़ ऑन हिज बैलेंस शीट. 1900 का उनके पास डेप्ट है, 1000 करोड़ का वो बैलेंस शीट में आएगा, तो 800 करोड़ 900 करोड़ के आसपास नेट डेप्ट होना चाहते हैं. एसजी फिनसर्व के आने से उनका वर्किंग कैपिटल बहुत फास्ट हो गया है, जो पहले उनको एलोंगेटेड वर्किंग कैपिटल रहता था. So basically their only aim at the moment is to get to 5 million metric ton by the end of this year. So their operating leverage kicks in and eventually get to 10 million metric ton and a 10,000 ton EBITDA margin. तो ये कॉन कॉल के highlights हैं. What they want to say, and the basic thesis of full growth for the APL way forward is the narrowing of the difference of secondary steel and primary steel. और NMDC का प्लांट और आपका टाटा का प्लांट और जिंदल का प्लांट, ये जो भी एक्सेस ये HR कॉइल्स बनाएंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा HR कॉइल का प्राइस नीचे आएगा. सो दे कैन पास ऑन दिस. 3-4 रुपए किलो का डिफरेंस रह गया, वो तो वो मार्केटिंग करके या ब्रांड बिल्डिंग से भी मार्केट को खा सकते हैं. तो जो मेरा सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी का और प्राइमरी का जो रेट डिफरेंस है, अगर ये बढ़ेगा वापस तो इनको तकलीफ होगी. ये तो मैंने दोनों कॉन कॉल्स एनालाइज करके रखी हैं. किसी को पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने का इच्छा हो तो बहुत ही अच्छी बात है. बट सर JTL भी सही लाइन पे जा रहा है, बिकॉज दे आर डेट फ्री एंड promoter is willing to pour in money through warrants. Which is bad. उनको debt, which is bad. If you have read my annotated con call in the snippet section, see what I have written over there. अगर आपने अगर पढ़ा हो सर, मैंने सॉरी नॉट स्निपेट में, मैंने स्टील सेगमेंट में डाला है, बिकॉज ये स्टील के जाके पढ़ता हूँ सर उसको. एक सेकंड सर, दिखा देता हूँ आपको. मैं फोटो दिखा देख नहीं पाऊंगा, ड्राइव कर रहा था. कोई बात नहीं, मैं इधर दिखा देता हूँ, कॉल में दिखा देता हूँ, जो आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना. ओके सर. ये तो फिर राकेश सर मेरे को बोलेंगे नहीं दिखाया. नहीं तो बिकॉज सर मैं पहले पेपर मिल्स में था, सो यू हैव अ वर्जिन पेपर दैट इज ए ग्रेड एंड द बी ग्रेड जो रिसाइकिल करते हैं, तो आई कैन एक्चुअली एसोसिएट जो आप बोल रहे हो इसको. कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है सर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है. आई रोड समवेयर बट व्हिच आई डोंट नो. 19th के डेट में था सर, आई थिंक 19th तारीख की, 19 तारीख की डेट पे हमने डाला है. 20 तारीख की डेट में तो आपने लिखा था कि कंपेयर JTL एंड अपोलो. I found that. So I just opened that PDF, and this is the PDF. This is what I wrote. Promoter will be putting money every now and then. I actually don't like this statement. So it is saved in your steel segment. If you are comparing and studying both these companies, तो मैंने इनके दोनों के आपको annotated con calls दिए हुए, which can save your time and probably help you increase your understanding. So why I say I don't like that statement, because
इफ इज गोइंग टू पुट मनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले पढ़ लो, समझ लो। और जहां तक एपीएल की बात है और संजय गुप्ता जी की बात है, तो उनसे ज्यादा एग्रेसिव प्रोमोटर तो शायद भाई इंडिया मार्केट में कोई होगा, मुझे मेरे ध्यान में तो नहीं है। सर उनकी तो तारीफ भरत शाह भी कर रहे थे, 2 पेज तो उन्होंने, भरत शाह ने तो तारीफ ही करी है। हाँ, भरत शाह ने करी है सर, बिकॉज ही इज वेरी एग्रेसिव सर। वो अलग ही स्टैंडर्ड का काम करते हैं, उनके वो बराबरी का कोई मेरे ख्याल से तो है नहीं। बाकी अभिषेक सर क्या बता सकते हैं मेरे से संजय गुप्ता जी के बारे में? उनके तो पड़ोसी हुए सर, रायपुर में ज्यादा रखा हुआ है गुप्ता जी ने। हाँ बिल्कुल सर। अभिषेक सर? सर कोई लेवल ही नहीं है, कोई मतलब उनका जो काम करने का स्टाइल है ना, वो कोई लेवल ही नहीं है। एक बार इनका यहाँ पे कोई शेड बन रहा था, तो क्लैडिंग के टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ बोला कि लेबर नहीं है, तो बोले फिर मैं ही नहीं बना लूंगा, तेरे को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। और मतलब उनको बाय इवनिंग उसमें करेक्टिव मेजर चाहिए था, 80 लेबर कुछ शॉर्ट थे उनके पास, और उनका जो टाइम लाइन है, उनको वो काम उस टाइम लाइन पे चाहिए, और नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाओ, मैं खुद कर लूंगा। वो कोई वहां पे इस मैटर में तो सुनवाई नहीं है, पैसा सेकेंडरी है, पहले काम होना चाहिए, जो डिसाइड कर लिया वो होना चाहिए, सिंपल सिस्टम है। So he is a very aggressive promoter, तो ऐसा तो नहीं है कि he will lose market share after reaching 10 also, he will be aiming to go to 15। तो हमारे को तो ये लगता है सर, अगर ये आदमी 10 साल भी और जिंदा रहा, 10-15 साल, तो ये कंपनी को बहुत बड़ा कर देगा एपीएल को। सर अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोडक्ट रेंज का बेनिफिट मिलता है, अभी जैसे जो छोटे प्लेयर्स हैं, लाइक दे आर टेलिंग 1000 mm बाय 1000 mm तक का पाइप हम बनाएंगे, इंडिया में वी आर द ओनली वन। अभी 500 mm बाय 500 mm का प्लांट रायपुर के प्लांट से पाइप बन रहा है ऑलरेडी। तो फॉर दिस रीजन ऑल्सो सर कॉम्पिटिशन पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसमें इनको मार्जिन ज्यादा मिल जाते हैं। फिर वो मार्केट में लोगों को बोलते हैं कि जो हमसे छोटा माल लेगा उसी को हम बड़ा माल देंगे, या जो ऑड साइज है वो हम तभी देंगे जब हमसे रेगुलर साइज लोगे। तो ये सब चीजों के कारण इस तरह के प्लेयर को डिस्टर्ब करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपटीशन के लिए। उनको कन्फाइन कर देते हैं कोई ना कोई रेंज में कि आप यही करो बस, जो हम नहीं कर रहे हैं टाइप का। राइट। और सर ये जो डीएफटी भी है, इसका भी इनका कॉन्ट्रैक्ट था जिस कंपनी से उन्होंने डीएफटी की मशीन ली थी कि अगले इतने सालों तक आप इंडिया में मशीन नहीं देंगे सर। और क्या, मैंने जब इनके बारे में सुना था, एक सीनियर एनालिस्ट है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब मेंबर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो अभिषेक सर जानते हैं, उनको बता रहे थे, जब इन्होंने पहली मिल ऑर्डर करी थी डीएफटी की, so many other people gave them this idea कि buy this mill and 200 crore 300 crore, buy this mill, buy that mill। so करते करते we ordered 12 mills in one go। पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं, आ जाएगा। हाँ। so that is the level of thing which is goes on in his brains। तो उनसे अग्रीमेंट कर लिया कि ये मिल इंडिया में इतने साल तक आप दोगे नहीं। हाँ, 2017 से डीएफटी चला रहे हैं। डीएफटी इज अ वेरी बिग थिंग, जिसके अंदर क्या है कि आप कोई भी साइज का कोई भी पाइप बिना मशीन को रोके बना सकते हो, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये चीज अभी जब कंटिन्यूस पीईओ पैनल आ जाएंगे आइसमेक के पास, जो इसका Q1 एंड में या Q2 में ये स्टार्ट होएगा प्लांट, सो दे विल सेव लॉट ऑन लेबर कॉस्ट, बिकॉज किसी भी साइज का कोई भी डोर आप कैसे भी वो बॉक्स रूम बना सकते हो जिसमें आप कूलिंग एजेंट्स डालोगे, so that will also give them very good benefit going forward। Similar thing, so मेरे को, I was lucky to I have seen both the things happening, one in Ahmedabad and one in Raipur। चलो ठीक है, वो बताओ सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको थोड़ी लेट ज्वाइन किया, बट जहाँ तक एटलीस्ट मैंने सुना उसी के बेसिस पे एक छोटा क्वेश्चन है। पूछो सर। आपने बोला APL is wanting to use the primary steel and he doesn't want to use the they are secondary only steel। working on the primary steel, वो secondary में काम ही नहीं करते क्वालिटी इश्यूज में, वो क्योंकि सेकेंडरी में क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है प्राइमरी से। वो समझा मैं सर, इट इज बिलो दैट 62 FE क्वालिटी ऑफ आयरन ओर के बेसिस पे है, राइट? बेसिकली सर उनको आयरन ओर की जरूरत नहीं है, वो APL ग्रुप जो है वो HR क्वालिटी सीधा खरीदता है मार्केट से, तो वो आयरन ओर और वो सब चीजें वो तो स्टील प्लांट का काम हो गया, इनको वो जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर उससे क्या इशू है, अगर वो सेकेंडरी स्टील यूज करे तो उसका भी तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होएगा? नहीं, उसका वो पाइप का क्वालिटी नहीं बनता है,
कभी कभार क्या होता है कि जब उसको हीट करते हैं या वो स्ट्रक्चर स्टील बताते हैं तो वो पाइप फट जाते हैं। करेक्ट। हेवी सो यही पॉइंट मेरे दिमाग में भी था। सो इफ इट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द पाइप requires a quality of a सर certain जो मतलब ग्रेड ऑफ आयरन ओर, तो हाउ डज इट मैटर कि गवर्नमेंट नहीं प्राइस इट सेकेंडरी मैटर्स को इट पुश करे? मैटर्स सर, इट मैटर्स सर। जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैवी और या सुपर हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें इनकी मोनोपोली टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन है, बिकॉज वो कोई बनाता नहीं है। बड़े साइज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं 1000 by 1000, 800 by 800, जो 1600 by 1600, जो ये बड़े बड़े बनाते हैं वो इनकी मोनोपोली है। एंड छोटे वाले जो हैं जिसके अंदर वो पतला पाइप यूज होता है, वो 5 by 5, 7 by 7 या 6 by 6 से ऊपर साइज में नहीं बनाते। So that BB HR coil, which JT also keeps talking about, BB HR coil. BB HR coil is पतरा से वो HR coil की मशीन लगा रखी है जिससे वो पतरा से HR coil बनाते हैं. So they also take HR coils, which is the main raw material for the steel converters, जो आपको स्टील प्लांट से बनता है। और उसके बाद अभी जेटीएल वाला कलर कोटिंग लगा रहा है और एपीएल पिछले 7 साल से कलर कोटिंग मशीन चला रहा है टिल्डा प्लांट में रायपुर में। तो बहुत आगे कंपनी, 10 गुना आगे। जेटीएल तो बहुत छोटा बच्चा है उसके सामने। क्वालिटी मेरा इशू मेरा 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 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन अलग भी है आती सर। है। मेरा क्वेश्चन क्वालिटी से रिलेटेड ही है। अगर अगर जेटीएल कोई स्ट्रक्चरल स्टील बना के कोई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, तो और वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स हिम टू यूज प्राइमरी स्टील, देन हाउ डज इट मैटर कि सेकेंडरी स्टील आधा भी हो या 4 गुना भी हो या कम हो या ज्यादा क्या हो? होता है, क्या होता He है cannot सर, use secondary steel to produce the सर same क्या quality होता है, ना, तो मैं how does बताता it हूँ, affect his margin? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। क्या होता है सर, दो टाइप के मार्केट होता है, एक होता है मास मार्केट, एक होता है क्लास मार्केट। जो क्लास मार्केट है ना, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक गोदरेज, लाइक बड़े बड़े जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं या ट्रंकी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनका एक स्पेसिफिकेशन दिया होता है उनके कस्टमर से कि हमारे को यही चीज का आप टाइल लगाओगे, यही चीज का आप वॉल बनोगे, इसी यही वाली टाइल होनी चाहिए, वो उसका स्पेसिफिकेशन है। सो दे कैन नॉट गो डाउन दैट। इफ दे गो बिलो दैट देन देयर फुल ऑर्डर इज रिजेक्टेड। खर्चा उनका लगता है पूरा रिजेक्ट हो गया, कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया तो मर गया कंपनी वाला जिसने बनाया, राइट। दैट इज अ क्लास मार्केट। मास मार्केट क्या होता है, क्या थोड़ा सस्ता बता दो यार, थोड़ा वो रेट में नेगोशिएट कर लेते हैं या बिना बिल के दे दो, तो वो होता है मास मार्केट, राइट। नाउ जहां तक मेरा आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट इन रायपुर एंड आई डोंट ट्रैक दिस। ईपीएल का माल मेरे ख्याल से 65 रुपीज किलो बिकता है, विच इज टोटली प्राइमरी। और जो सेकेंडरी है वो मोटा मोटा आई थिंक 57 या 58 रुपीज किलो बिकता है, ठीक है, जिसके अंदर पतरा पाइप यूज होता है, जिसकी क्वालिटी भी वो नहीं है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ भी वो नहीं है। अब जो मास मार्केट है, जो छोटे साइज के पाइप्स हैं, जो बीम्स बन रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल स्टील्स बन रहे हैं, अब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स कहाँ होंगे, क्लास वाले होंगे या मास वाले होंगे? Basically, mass वाला market is where he is going to get affected, unless नो, because वो तो सिर्फ तो व्हाट अच्छा इज ही क्वालिटी का डूइंग बनाएगा। सर, व्हाट इज ही डूइंग? उनका एक कंपनी है एसजी मार्ट। SG Mart is a mart where you will be selling steel, TMT bars, और that is basically a trading firm. SG Mart के अंदर इनका एक प्रोडक्ट आएगा जिसका नाम है SG Premium. SG Premium will compete with the mass market and kill the mass market on price. EPL's product is not going to be coming down on price, क्योंकि पहले एक जमाना था जब एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, ऐसा भी एक टाइम था जब नाम कागज पर टाटा का था और अंदर माल ईपीएल का लगा था। बिल्कुल। पाइप्स अभी भी नहीं, मतलब 5 साल पहले तक जो मतलब जो एक सुपर ए क्लास प्रोजेक्ट्स होते थे ना, उसमें दे वर नॉट द अप्रूव्ड वेंडर्स, और इन्होंने इस बीच यही काम किया कि हाउ टू बी द अप्रूव्ड वेंडर्स, कि हमारे ब्रांड का माल लग सके। आज की तारीख में इनके माल के ऊपर 4-5 रुपए किलो का प्रीमियम है, which is used in the steel line. So they don't want to spoil their brand name. That is why they have launched SD Premium, जो आएगा SD Mart के अंदर. That will compete with the mass market, which is the patra pipe or the secondary pipe. And sir, is it तो लेकिन वहां सप्लाई क्या करेगा? तो यू मीन से सप्लाई पतरा का बना हुआ पाइप या किसी और का पाइप, या खुद अगर सेकेंडरी स्टील यूज नहीं कर रहा था, सेकेंडरी स्टील का पाइप। इसके लिए क्या हुआ था सर, इसके लिए मैं कुछ बोलता हूँ, मैं एक सेकंड होल्ड करना।